स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का CDP प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले 8 CDP के प्रैक्टिस सेशन हो चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन का सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि। तो देखिए सबसे अच्छी विधि आपसे पूछा है, तो सबसे अच्छी विधि में कौन सा आ जाएगा? विकासीय विधि, जिसमें उसके विकास के बारे में अध्ययन किया जाएगा। विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से, उपयुक्त सभी से। तो देखिए सामाजिकरण परिवार से भी सीखा जाता है, विद्यालय से भी सामाजिकरण सीखा जाता है और अपने से बड़े यानी श्रेष्ठ जनों से भी सीखा जाता है। इसलिए विकल्प डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों के विकास के सिरस्थ सिद्धांत यानी सिर से पैर की ओर, ठीक है, के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? अच्छा, आपसे ये सिरस्थ का पूछ रहा है कि किस ओर होता है। विकल्प दिया हुआ है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विकास जो है ये सिर से पैर की ओर होता है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव जाति में वो कौन से वैयक्तिक निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? पर्यावरण का अंतर, आनुवांशिकता का अंतर, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए वैयक्तिक निर्धारक में मुख्य कारण आनुवांशिकता व पर्यावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया होती है। अगर वातावरण भिन्न है तब भी आपको वैयक्तिक भिन्नता देखने की मिल जाएगी, और आनुवांशिकता से तो वैयक्तिक भिन्नता होती ही है। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? आनुवांशिकता व पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया। ठीक है, विकल्प सी सही हो जाएगा। संक्षिप्त रूप से PSREM जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता। समस्या हल, संबंध और आंकिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और आंकिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और अंक ज्ञान। तो ये PSREM का मतलब क्या होता है? समस्या हल, तार्किकता और आंकिक क्षमता। ठीक है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? यह संस्कारों की आनुवांशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? वाइगोत्स्की जी का कौन सा सिद्धांत है? सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मतलब जो 7 अभियोग्यता के अधिमान बताए हैं गार्डनर जी ने, उनमें से कौन नहीं है? स्थान संबंधी योग्यता, भावनात्मक योग्यता, अंतर्वैयक्तिक योग्यता, भाषात्मक योग्यता। तो देखिए भावनात्मक योग्यता गार्डनर जी ने नहीं बताया है, बाकी स्थान संबंधी योग्यता ये भी है 7 में, अंतर्वैयक्तिक ये भी है, भाषात्मक ये भी है, लेकिन भावनात्मक नहीं है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, भावनात्मक अभियोग्यता। अभियोग्यता के संबंध में सही कथन क्या है? समायोजन करने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, सीखने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, उपयुक्त सभी। तो देखिए संक्षिप्त तार्किकता भी है, समायोजन करने की क्षमता भी है और सीखने की क्षमता भी है, इसलिए विकल्प डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। सेंसरी
तांत्रिका तंत्र, सेंसरी तंत्रिका तंत्र, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, मूर्त संचालन प्रक्रिया, औपचारिक संचालन प्रक्रिया। तो देखिए क्या कह रहा है कि बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। तो तार्किक रूप से सोचना जीन पियाजे जी के किस अवस्था से शुरुआत होती है? मूर्ति संक्रियात्मक अवस्था। इसलिए विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? मूर्ति संचालन अवस्था, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्नलिखित से संबंधित नहीं होती हैं? स्वीकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति, अनुकूलन। तो सहयोगात्मक रणनीति अगर किसी महिला ने बनाया है तो वो क्रांति की भावना उसके अंदर नहीं होगी। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, क्रांति। जो संबंधित नहीं है वही आपको बताना था, तो क्रांति संबंधित नहीं है। वैयक्तिक विभिन्नता के मिलान के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता अनुसार जानने की कोशिश, ए तथा बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा है, उसकी रुचि कैसी है, ये योग्यता जानने का प्रयास एक अध्यापक को करना चाहिए वैयक्तिक भिन्नता वाली क्लास में। और व्यक्ति के आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ही डिजाइन किया जाना चाहिए। इसलिए विकल्प सी, ये और बी दोनों सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। तो बुद्धि लब्धि का एक फार्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 कर देंगे तो बुद्धि लब्धि निकल जाएगी। तो देखिए मानसिक आयु कितनी दी हुई है? 5 वर्ष। मानसिक आयु 5 वर्ष दी हुई है और वास्तविक आयु 4 वर्ष। गुणे 100 कर दीजिए, आपको बुद्धि लब्धि मिल जाएगी। इसको 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100 होता है। ठीक है, यानी 5 गुणे 25 बराबर 125। 25 पंचे 125, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 125। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ये विकल्प 125। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम या कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रयोजना कार्य, मौखिक प्रश्न। तो देखिए रचनात्मक कार्य करना है ना, तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में तो बंद उत्तर होता है, आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे उसी में से करना है, तो उसमें रचनात्मक क्रिया कहाँ हुई? अगर रचनात्मकता का निर्धारण करना है तो बहुविकल्पीय प्रश्नों का उपयोग नहीं करना है। बाकी वार्तालाप आप कर सकते हैं, परियोजना कार्य भी दे सकते हैं, मौखिक प्रश्न पूछेंगे तो वो रचनात्मक ढंग से उसको बताएगा। ठीक है, लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्न में रचनात्मकता नहीं होती है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा जब वो चाहें। तो आप उन्हें कैसे पढ़ाएंगे? समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र में चिन्हित करना, उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। तो देखिए नैदानिक परीक्षण आपसे पूछ रहा है, तो नैदानिक परीक्षण में अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता, यानी किस कारण कहाँ उसको मतलब कहाँ उसको ये हो रही है, दिक्कत हो रही है, कहाँ उसको समस्या हो रही है, इसका पता लगाना ही नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, और जब नैदानिक परीक्षण कर लिया जाता है तब उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है। तो कठिनाइयों का पता लगाना ये नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, विकल्प सी सही हो जाएगा। विशेष शिक्षा संबंधित है, मेधावी छात्रों के लिए शिक्षा से, कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो विशेष शिक्षा में वैसे तो सारे बच्चों का समावेशन होता है, लेकिन
जो कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, विशेष शिक्षा मतलब जो कम जान पाए उनके लिए एक अलग से शैक्षिक कार्यक्रम का आयोजन करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा में विकास को लेकर फ्राबेल का मुख्य योगदान है वाणिज्यिक शिक्षाणालय, बालवाड़ी या बाल वाटिका, पब्लिक स्कूल, लैटिन स्कूल। तो देखिए फ्राबेल जी ने बाल वाटिका की शुरुआत की है। ठीक है, यानी बाल उद्यान, तो यानी बालवाड़ी या बाल वाटिका। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प, बालवाड़ी या बाल वाटिका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित करके चला सकते हैं? तो कौन सा अनुच्छेद यह आजादी देता है? अनुच्छेद 30 ये कहता है कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा में शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 उनको आजादी देता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, अनुच्छेद 30। यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है, यदि एक बच्चा 16 को, कौन सा नंबर है, 20 नंबर है ना, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है और 6 को डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता है, तो यह है दृष्टि दोष, सीखने में अक्षम, मानसिक दोष, मानसिक क्षय। ठीक है, देखिए यदि वो 6 को डी पढ़ता है तो ये तो पठन विकार में जाएगा, डिसलेक्सिया। लेकिन अगर वो 16 को 61 लिखता है तो ये डिस्ग्राफिया में जाएगा। ये सब क्या है, सीखने में अक्षमता। ठीक है, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प, सीखने में अक्षम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं, निर्देश निर्धारित कर, श्यामपट्ट का प्रयोग करके, दृष्टांत यानी उदाहरण देकर, छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा। तो आप क्या करेंगे, आप छात्रों की सक्रिय भागीदारी भी कराएंगे। ठीक है, श्यामपट्ट यानी निर्देश भी निर्धारित करेंगे, श्यामपट्ट का प्रयोग भी करेंगे, दृष्टांत और उदाहरण भी देंगे। तो इसलिए विकल्प 1 2 3 चारों सही हो जा रहा है। तो इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन ए डी विकल्प में दिया हुआ है ए सभी, तो इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीखने के वो कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा और उपलब्ध का अभिप्रेरण स्तर, उत्सुकता और इच्छा शक्ति, उपयुक्त सभी। तो देखिए सीखने के लिए उसका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य दोनों जरूरी है। जब वो स्वस्थ होगा तभी अच्छे से सीख सकता है। आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा ये भी होनी चाहिए, इच्छा शक्ति उसकी होनी चाहिए, और उत्सुक, सीखने के लिए बच्चा उत्सुक होना चाहिए। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों सही हैं, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है? अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, व्यक्तिगत विकास। तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास, यानी विकल्प ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं, सभी छात्रों के लिए। तो देखिए रचनात्मकता सभी छात्रों के लिए होनी चाहिए, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है, शिक्षक को निम्नलिखित में से उसके लिए कौन सी गतिविधि अपनानी चाहिए? उसके बेहतर प्रदर्शन की प्रतिज्ञा, उसके कम उपलब्धि के कारण का पता करना, उसे परीक्षा में कृपांक देना, उसके अभिभावक से कहना कि वह स्कूल से निकाल लें। तो क्या होगा, उसकी कम उपलब्धि का पता लगाना चाहिए, यानी नैदानिक परीक्षण का उपयोग करना चाहिए, और जब पता लग जाए तो फिर वहां उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए, यानी उसकी उस कमी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। विकल्प बी सही हो जाएगा। वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? भावना और मनोभाव, संस्कृति और प्रशिक्षण, बच्चे का दृष्टिकोण, लक्ष्य और प्रयोजन।
तो जो रोकते हैं आपसे पूछ रहा है, तो संस्कृति और प्रशिक्षण, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं 27 नंबर की तरफ। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी समान तत्व निम्नलिखित से गहन संबंध रखता है। समान परीक्षा प्रश्न से, सहयोगियों से ईर्ष्या से, अधिगम स्थानांतरण से, समूह निर्देशन से। तो देखिए आइडेंटिकल एलिमेंट्स जो हैं ये अधिगम स्थानांतरण से यानी अधिगम अंतरण से संबंध रखते हैं, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? ठीक है, यानी क्लासिकल किसका है? स्किनर जी का, पावलाव जी का, वाटसन जी का, थांडाइक जी का। तो किसका है ये सिद्धांत? पावलाव जी का है। ठीक है, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? पावलाव जी का। तो विकल्प भी सही हो जाएगा। कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, बढ़ते हैं 29 नंबर की तरफ। यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे और संपत्ति होनी चाहिए ताकि वह ट्यूशन न पढ़ाए। उसका उच्च अधिकारियों से संपर्क होना चाहिए ताकि कोई उसे हानि न पहुंचाए। उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं को हल कर सके। उसकी छात्रों के बीच अच्छी पैठ होनी चाहिए ताकि अधिकरण उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई न करे। तो देखिए उसके पास पर्याप्त पैसा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी किसी से पकड़ है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको ज्ञान कितना है, उसको स्थिति को समझने की क्षमता कितनी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। उससे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं को वह हल करा सके या हल कर सके। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। 30 नंबर आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोजन प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है? मानसिक प्रयोजन, शारीरिक प्रयोजन, सामाजिक प्रयोजन, शैक्षणिक प्रयोजन। तो देखिए सबसे पहला प्रयोजन प्राथमिक प्रयोजन में शारीरिक प्रयोजन जाएगा। ठीक है, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो मानसिक स्थिति भी स्वस्थ रहेगी, तभी आप अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो विकल्प बी शारीरिक प्रयोजन सही हो जाएगा। 30 क्वेश्चन थे, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपके कितने सही हो रहे हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।